क्या एक अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट किसी प्रधानमंत्री को सचमुच दुनिया के किसी भी देश में रोक सकता है या गिरफ्तार कर सकता है? या फिर ताकतवर देशों के लिए कानून के मायने अलग होते हैं? बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा ये किया है कि यदि किसी देश ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इजरायली स्पेशल फोर्स उनकी रक्षा करेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई सैन्य सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानून से भी ऊपर हो सकती है? इसी बीच एक नई रिपोर्ट ने भारत और इजराइल के रक्षा संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें दावा ये किया गया है कि गजा युद्ध के दौरान भारत से हजारों सैन्य खेप इजराइल भेजी गई। और अब सामने आई एक कथित रिकॉर्डिंग ने इस पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया है, जिसमें नेतन्याहू और अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम पर आईसीसी के मुख्य अभियोजक करीम खान के खिलाफ लगे आरोपों का इस्तेमाल गिरफ्तारी वारंट को टालने के लिए करने का आरोप है। क्या ये केवल संयोग है या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए पर्दे के पीछे कोई बड़ी रणनीति चल रही है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि नेतन्याहू को गिरफ्तारी का डर क्यों नहीं है, भारत से इजराइल को भेजी गई सैन्य सामग्री पर क्या खुलासा हुआ है और करीम खान से जुड़ी कहानी ने आईसीसी की निष्पक्षता पर कैसे नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी समाचार चैनल फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में इंटरनेशनल आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस वारंट से कोई विशेष डर नहीं है, क्योंकि यदि किसी देश में उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो इजरायली स्पेशल फोर्स उनकी सुरक्षा करेगी। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब वे अमेरिका के दौरे पर थे और इस दौरान उनका विमान कई ऐसे देशों के हवाई क्षेत्र से होकर गुजरा जो आईसीसी के सदस्य हैं। इसी बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक नई रिपोर्ट में दावा ये किया गया है कि भारत की सरकारी और निजी कंपनियों ने गजा युद्ध के दौरान बड़ी मात्रा में सैन्य सामग्री इजराइल को भेजी है। वहीं एक अन्य खुलासे में ये आरोप भी लगाया गया है कि अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम और नेतन्याहू ने आईसीसी के तत्कालीन मुख्य अभियोजक करीम खान के खिलाफ लगे यौन दुराचार के आरोपों का इस्तेमाल गिरफ्तारी वारंट को टालने की रणनीति के रूप में करने की कोशिश की है। इन तीनों घटनाओं ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून, युद्ध अपराधों और वैश्विक राजनीति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेतन्याहू के उस बयान की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। फॉक्स न्यूज़ के एंकर सीन हैनिटी ने उनसे पूछा कि यदि भविष्य में किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान उनके विमान को किसी ऐसे देश में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़े जो आईसीसी को मान्यता देता हो तो क्या उन्हें गिरफ्तारी का डर सताता है? इस पर नेतन्याहू ने कहा कि वे इस संभावना के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्हें भरोसा है कि उनकी सुरक्षा के लिए इजराइल की विशेष सैन्य इकाइयां मौजूद रहेंगी। उन्होंने अपने सैन्य अनुभव का भी जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने स्वयं 5 वर्ष तक सेना में सेवा दी है। जब एंकर ने कहा कि इजरायली रक्षा बल काफ़ी मजबूत है तो नेतन्याहू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि शायद अब उन्हें एक नया काम देना पड़े। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि नवंबर 2024 में हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। आईसीसी का आरोप है कि गजा युद्ध के दौरान मानवीय सहायता रोककर भूख को युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया और नागरिकों की हत्या, उत्पीड़न तथा अन्य अमानवीय कृत्यों के लिए अपर्याप्त आधार मौजूद है। नेतन्याहू इन सभी आरोपों को पूरी तरह राजनीति बताते हैं और कहते हैं कि आईसीसी एक भ्रष्ट और जवाबदेही से मुक्त संस्था बन चुकी है। दिलचस्प बात यह भी रही है कि अमेरिका की यात्रा के दौरान नेतन्याहू का सरकारी विमान विंग ऑफ जायन ग्रीस, इटली, फ्रांस और बाद में कनाडा के हवाई क्षेत्र से होकर गुजरा। ये सभी देश रोम संविधि के सदस्य हैं और सिद्धांत रूप से आईसीसी के आदर्शों का सम्मान करने के लिए बाध्य माने जाते हैं। हालांकि केवल किसी देश के हवाई क्षेत्र से गुजरना और उस देश की धरती पर उतरना कानूनी रूप से अलग परिस्थितियां हैं। फिर भी इस यात्रा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है कि क्या आईसीसी सदस्य देशों की कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी बनती है। इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने आईसीसी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि यह संस्था केवल इजराइल ही नहीं बल्कि भविष्य में अमेरिकी सैनिकों और यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति को भी युद्ध अपराधी घोषित करने की कोशिश कर सकती है। उनका कहना था कि यदि लोकतांत्रिक देशों के नेताओं को इस प्रकार निशाना बनाया जाएगा तो ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय न्याय तंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल दोनों इस संस्था को वैध नहीं मानते हैं और दोनों देशों का रुख इस मुद्दे पर समान है। नेतन्याहू ने यह भी स्पष्ट किया
कि वे सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क अवश्य जाएंगे। हाल के दिनों में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा था कि यदि नेतन्याहू शहर आते हैं, न्यूयॉर्क आते हैं, तो आईसीसी के वारंट के अनुसार कानूनी प्रक्रिया पर विचार किया जाना चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नेतन्याहू ने ममदानी पर तीखा हमला बोला और आरोप ये लगाया कि वे न्यूयॉर्क के लोगों को आपस में बांटने की राजनीति कर रहे हैं। दूसरी ओर ममदानी लगातार कहते रहे कि वे सभी यहूदी नागरिकों की सुरक्षा के पक्षधर हैं और उनका बयान केवल आईसीसी के वारंट के पालन से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं उस दूसरी बड़ी रिपोर्ट की जिसने भारत और इजराइल के रक्षा संबंधों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा ये किया है कि 7 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2025 के बीच भारत की सरकारी और निजी कंपनियों ने इजराइल को कम से कम 2500 के आसपास सैन्य खेप भेजी है। रिपोर्ट के अनुसार इनमें हथियारों के पुर्जे, मशीन गन के घटक, 155 मिलीमीटर तोप के गोले, स्ट्राइकर ड्रोन की विस्फोटक वॉरहेड और बख्तरबंद वाहनों के पुर्जे शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन खेपों में 5 लाख से अधिक विस्फोटक सामग्री के हिस्से, लगभग 4 लाख छोटे हथियारों के पुर्जे और सैकड़ों सैन्य वाहन संबंधी घटक थे। एमनेस्टी का कहना है कि उसने अत्यंत सतर्क और सीमित पद्धति अपनाई है, इसलिए वास्तविक संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। हालांकि ये रिपोर्ट मुख्य रूप से सीमा शुल्क और व्यापार संबंधी उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव एग्नेस गिलामार्ड ने कहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहले ये कह चुका है कि गजा में नरसंहार का संभावित जोखिम मौजूद है, तब ऐसी स्थिति में हथियारों या सैन्य सामग्री की आपूर्ति जारी रखना अंतर्राष्ट्रीय कानून के गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। वहीं भारत सरकार लगातार कहती रही है कि उसके सभी रक्षा निर्यात राष्ट्रहित और लागू नियमों के अनुसार होते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत की रक्षा निर्यात नीति राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को ध्यान में रखकर तय की जाती है। भारत और इजराइल के बीच पिछले 1 दशक में रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा है। भारत इजरायली रक्षा उपकरणों का एक बड़ा खरीदार रहा है, जबकि कई इजरायली रक्षा कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम भी स्थापित किए हैं। दोनों देशों के बीच तकनीकी रक्षा और सुरक्षा सहयोग लगातार गहरा हुआ है और हाल के वर्षों में इसे विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा भी दिया गया है। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे और सबसे विवादास्पद खुलासे की। एक रिपोर्ट में दावा ये किया गया है कि अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम और बेंजामिन नेतन्याहू ने आईसीसी के तत्कालीन मुख्य अभियोजक करीम खान के खिलाफ सामने आए एक दुराचार के आरोपों का उपयोग गिरफ्तारी वारंट जारी होने में देरी कराने के लिए करने की कोशिश की। रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2024 में दोनों नेताओं के बीच हुए बातचीत की रिकॉर्डिंग में इस विषय पर चर्चा हुई थी। दावा ये किया गया था कि नेतन्याहू ने सुझाव दिया था कि इन आरोपों के आधार पर अदालत से प्रक्रिया की समीक्षा कराने की मांग की जा सकती है ताकि गिरफ्तारी वारंट जारी होने में देरी हो। बाद में अमेरिकी सीनेटरों द्वारा एक पत्र भी भेजा गया, लेकिन आखिर में नवंबर 2024 में आईसीसी ने नेतन्याहू और तत्कालीन रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। दूसरी ओर करीम खान ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। इससे पहले एक न्यायिक पैनल ने भी उनके खिलाफ दुराचार सिद्ध नहीं होने की बात कही थी, लेकिन बाद में आईसीसी के सदस्य देशों की एक अलग प्रक्रिया के तहत उन्हें पद से हटाने का निर्णय लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मतभेद देखने को मिले हैं और कई जानकारों ने इसे राजनीतिक दबाव तथा न्यायिक प्रक्रिया के बीच टकराव का एक उदाहरण बताया है। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो साफ दिखाई दे रहा है कि गजा युद्ध अब केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। ये संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय अदालतों, कूटनीतिक मंचों, हथियारों के वैश्विक व्यापार, मानवाधिकार संगठनों और महाशक्तियों की राजनीति तक फैल चुका है। एक और नेतन्याहू आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दे रहे हैं, दूसरी ओर मानवाधिकार संगठन युद्ध से जुड़े नए आरोप और दस्तावेज सामने ला रहे हैं। वहीं अमेरिका और इजराइल अपने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की बात कर रहे हैं। अब दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या आईसीसी अपने वारंट को लागू कराने की दिशा में आगे कोई कदम उठाएगा। क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर भारत सरकार या संबंधित कंपनियां विस्तृत प्रतिक्रिया देंगी, और क्या इन नए खुलासों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल तथा उसके सहयोगियों पर राजनीतिक और कानूनी दबाव और बढ़ेगा। आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब केवल मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।